आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल पेड कोर्स की। ये वीडियो मैं स्टूडेंट्स के डिमांड पे ही बना रहा हूं। कई लोगों ने कॉल किया कि सर पेड कोर्स थोड़ा जल्दी शुरू कर देते हैं, क्योंकि पीटी वगैरह हो चुका है, अब तो फ्री हो चुके हैं हम लोग। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और ज़रा सा डिटेल में बताऊं कि क्या कुछ है। हालांकि एवरी संडे 8 बजे एक फ्री सेशन चलता है, फ्री डाउट्स क्लियरेंस सेशन, जिसमें स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन चूंकि यह वीडियो मैं बना रहा हूं पेड कोर्स के हवाले से, तो यहाँ पे मैं ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को क्लियर कर दूं, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो उनके मन में कोई सवाल ना बचे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 1 तारीख से मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास। किसी का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। कोई ये बोले कि हम बाद में एडमिशन लेंगे, तो अपना दूसरी जगह ले सकते हैं। अभी जो 1 तारीख आ रहा है, 25 दिन बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख से पेड कोर्स शुरू होगा। और क्लास गूगल मीट पे होता है। गूगल मीट नाम से एक ऐप आता है, उस पर हम क्लास लेते हैं। पहले जूम पर लेते थे, लेकिन अब गूगल मीट पर लेता हूँ, क्योंकि गूगल मीट ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो गूगल मीट पर क्लास होती है। और क्लास अगर आप लोगों ने नहीं किया है कभी ऑनलाइन, तो मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन शेयर होता है, यानी कि मेरे लैपटॉप का, मोबाइल का स्क्रीन आपके मोबाइल में या लैपटॉप में नज़र आएगा, और जो भी कुछ हम लिखेंगे स्क्रीन पे तो आपके मोबाइल में नज़र आएगा कि मैंने क्या लिखा है। और इसके अलावा जब स्क्रीन शेयर हो जाता है, तो किसी भी आंसर को जब हम पढ़ते हैं, करेक्शन करते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट्स को नज़र आता है। क्योंकि स्क्रीन शेयर होता है तो सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल पर वो चीज़ नज़र आता है। तो कोई दिक्कत नहीं होती है ऑनलाइन क्लास में। आजकल वैसे भी डिजिटल ज़माना है, डिजिटल इंडिया चल रहा है, तो सारा कुछ ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। एक सवाल और पूछा जाता है कि अभी मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, मैंने अभी अभी शुरू किया है यूपीएससी की तैयारी करना, मेरा उर्दू ऑप्शनल है, तो मुझे कब कोचिंग लेना चाहिए, ऑप्शनल पेपर का कब ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं इसमें हमेशा ही बताता हूँ कि तरीक़ा ही यही है कि सबसे पहले आप ऑप्शनल को तैयार कर लें। अगर आपको इम्तहान देना है, 2 साल 4 साल 5 साल खर्च करना है यूपीएससी की तैयारी में, जो भी टाइम लगे, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि अपने ऑप्शनल को अच्छे से तैयार कर लेना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? वजह इसकी है कि न सिर्फ सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, बल्कि मजबूरी भी है ऐसा करना। अगर मान लीजिए आपका ऑप्शनल तैयार नहीं है और आपने पीटी का इम्तहान दिया, पास कर गए, अब आपको मेंस का इम्तहान देना है, तो वहाँ पे 4 पेपर जीएस होता है, आप जानते होंगे। और वो चारों पेपर जीएस को अगर कोई स्टूडेंट अच्छा मार्क्स चाहे कि हमें पास करना है, तो वो चारों पेपर जीएस का बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, बहुत अच्छे से लिखना होता है, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है, क्वेश्चन आंसर बहुत करना होता है। तो वो चारों पेपर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स पर। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ऑप्शनल भी तैयार करके नहीं रखा है, तो ऑप्शनल का अलग से प्रेशर, तो वैसे में क्या होता है कि रिजल्ट ठीक से आता नहीं, तो फेल हो जाता है स्टूडेंट, मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो बेहतर ये है और तरीक़ा ही यही है कि आप ऑप्शनल को पहले तैयार करके रखें, और उसके बाद पीटी का इम्तहान देते रहें। एक बार में नहीं हुआ, 2 बार 3 बार, जब भी आपका पीटी क्लियर होता है, तो फिर आपको ये होगा कि आपका ऑप्शनल पेपर पहले से तैयार रहेगा। वहाँ पे ज़रा सा रिवीजन आप कर लेंगे, तो आपका फिर अपडेट हो जाएगा, और उस टाइम में आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू से कुछ भी तैयार करके नहीं रखेंगे,
यानी ऑप्शनल का ज़रा भी आप तैयार नहीं रहेगा, कुछ भी तैयार नहीं रहेगा ऑप्शनल के हवाले से, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 4 पेपर जीएस का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। आप जाके मालूम कर सकते हैं, जो लोग इम्तहान देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है चारों पेपर का, और ऊपर से ऑप्शनल पेपर का भी प्रेशर होगा, तो बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है, रिजल्ट नहीं आता है ज़्यादातर लोगों का। तो मेरी राय ये है कि आप ऑप्शन को पहले तैयार करके रखें, उसके बाद पीटी का इम्तहान देते रहें जब भी पीटी होता है, और उसके बाद फिर आप अपना मेंस दें। तो ये है तरीक़ा तैयारी करने का। तो अब जवाब मिल गया। जो भी लोग पूछते हैं कि ऑप्शन को कब तैयार करना चाहिए, क्या पीटी से पहले तैयार करना चाहिए या पीटी का इम्तहान देने के बाद तैयार करना चाहिए, तो बाद में कोई टाइम नहीं मिलता है, पहले ही तैयार करना पड़ता है। एक तो ये हो गया, और इसके अलावा सवाल पूछा जाता है कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, हमें तो कुछ नहीं आता जाता है, हमने तो कभी नहीं पढ़ा है। तो मैं अपने गुज़श्ता वीडियोस में बता चुका हूँ कि उर्दू ऑप्शन का जो सिलेबस होता है इंटायर उर्दू लिटरेचर का जस्ट 40 to 45% होता है, 40 to 45%। लेकिन उसी 40 to 45% को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है, बहुत अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है। तो बेहतर ये होता है कि लिखने की प्रैक्टिस की जाए, और कैसे लिखना है, आंसर को कैसे फ्रेम करना है, और कौन सी बात पहले लिखनी है, कौन सी बात बाद में लिखनी है, किस पैराग्राफ में क्या हमें लिखने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें जानने की होती है। ये नहीं कि जैसे बीए का स्टूडेंट है वो जैसे भी चाहे लिख देता है, वहाँ पे एकेडमिक लाइन में लिखने का तरीक़ा और अंदाज़ अलग होता है, वहाँ के तकाज़े अलग हैं, यहाँ का तकाज़ा अलग है। आप जान रहे हैं कि आपको 2 ही पेज लिखना है, इसी 2 पेज में सारा कुछ आपको लिख देना है, सारा कुछ लिख देना है। लेकिन कोई स्टूडेंट एमए का इम्तहान देता है तो 5 पेज से कम का तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप 5 पेज से कम में लिख दें। यहाँ पे यह है कि 2 पेज से ज़्यादा नहीं लिखना है, और पूरा कम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन छूटना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप आंसर लिखते हैं। तो इसीलिए बाज़ स्टूडेंट ये करते हैं कि कोचिंग या कि टीचर हायर कर लेते हैं, जो भी उनको बेहतर लगता है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं खुद से ही पढ़ लूँ, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। अगर आपको उर्दू अच्छे से लिखने पढ़ने अगर आ रहा है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि फिर उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें जो है आपको देखने की ज़रूरत होगी, 3-4 सोर्सेज से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये है तरीक़ा पढ़ने का। फिर उसके बाद लास्ट में लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस लास्ट में करनी है। मैं अपने गुज़श्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि जो कोई फ्रेशर है, अभी शुरू किया है, तो उसको किस तरह से तैयारी करने की ज़रूरत है। अब मैं ज़रा सा आता हूँ अपने पॉइंट पे कि जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कि आपको दुनिया जहान में सारे टीचर्स नोट्स देते हुए नज़र आएंगे कि ये हमारा नोट्स है। उनका तरीक़ा ये होता है कि वो किसी भी टॉपिक पे, जैसे फ़ैज़ है तो उन पर उनका लेक्चर होगा, और उसके बाद वो नोट्स देंगे आपको। और फ़ैज़ के ऊपर पता नहीं कितने नोट्स देते हैं, कितने सवाल देते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हर टीचर मतलब हर शायर या के हर नस्र निगार या के जो भी शायर है सिलेबस में शामिल, तो उस पर वो नोट्स देते हैं। नोट्स कंबाइंड होता है, ये नहीं कि अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग नोट्स देता है। उनका प्रिंटेड नोट्स होता है, प्रिंट किया हुआ होता है। लेक्चर देने के बाद वो आपको नोट्स देंगे। अब उस नोट्स को आप पढ़िए, उसी को लिखिए, उसी को ओढ़िए, उसी को बिछा दीजिए, और जब इम्तहान आए तो उसी को छाप दीजिए। और आपके जैसे और भी स्टूडेंट हैं जो कि वही नोट्स को लिखेंगे। जो नोट्स आपके पास है, आपके क्लासमेट के पास भी वही नोट्स हैं, वो भी वही चीज़ लिखेगा, आप भी वही चीज़ लिखेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को एग्री करिए, मत करिए एग्री, बिल्कुल कुल्हाड़ी से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई टीचर ऐसा करता है कि एक नोट्स तैयार कर लिया, उसी नोट्स को हर किसी को दे रहा है, और स्टूडेंट्स भी वही चीज़ इम्तहान में लिख रहा है, तो ऐसे में मार्क्स कम आता है।
देखिए, लिटरेचर में कोई भी आखिरी कील नहीं होती है। आखिरी कील का मतलब ये हुआ कि कोई भी आंसर ऐसा नहीं होता है कि हम ये कह दें कि ये सबसे अच्छा आंसर है और इससे अच्छा आंसर तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं होता है। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है कि एक मैंने बना दिया और दूसरा भी कोई साहब बनाएगा तो वही आंसर निकालेगा, तीसरा भी बनाएगा वही आंसर निकालेगा। तो ऐसा नहीं होता है लिटरेचर में। लिटरेचर में जब भी कोई सवाल होता है तो उसको लिखने का जो तरीक़ा है, जो सारे स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से लिखते हैं, सबका ज़बान व बयान अलग होता है। आप जानते ही हैं कि कोई एक सवाल दिया, एक आपने लिखे, दूसरा स्टूडेंट लिखा, तीसरा स्टूडेंट लिखा, तो सबके लिखने का तरीक़ा अलग अलग होता है। इसीलिए इसमें 100% मार्क्स नहीं आता है, क्योंकि आपने जो लिखा है, आपने चलिए बहुत अच्छा लिखा, तो उससे भी अच्छा कोई लिखेगा। जाहिर है कि जिसने ज़्यादा मुताला किया है, मुशाहिदा किया है, ज़्यादा क्वेश्चन आंसर किया है, तो वो आपसे भी ज़्यादा अच्छा लिखेगा। इसलिए एक नोट्स बना करके सबको पकड़ा देना कि भाई ये नोट्स है, इसी को लिखना है, तो मैं समझता हूँ कि ये तरीक़ा कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। कोई भी आपको जो वैसे सीनियर और काबिल इंसान है, आप उनके पास जाएंगे तो वो ये कहेगा आपको कि ठीक है, नोट्स भी पढ़ना चाहिए, नोट्स से हमें इंफॉर्मेशन बहुत हद तक मिलता है, लेकिन आपका अंदाज़ बयां अपना होना चाहिए। आपका जो ज़बान और बयान है वो आपका ख़ुद का होना चाहिए। ये नहीं कि किताब की बात को लिख दिए, नोट्स की बात को लिख दिए, तो ये तरीक़ा इंतहाई गलत है लिखने का। और क्या, बाज़ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात चल रही होती है कि जो कोई यूपीएससी एस्पिरेंट 10 बार मेंस दे दिया उर्दू ऑप्शन लेकर के, तो वो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हो गया, बहुत हाईली क्वालिफाइड हो गया। वो तो समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा उनको नॉलेज हो गया कि उर्दू के बड़े बड़े प्रोफेसर उनसे ट्यूशन लेते हैं, और गालिब मीर इकबाल तो कब के ट्यूशन ले लिए, ऐसा सोच रहे होते हैं। तो ऐसा पति नहीं होता है। ये बात स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो उनको कौन चेक करेगा? वो साहब चेक करेंगे जिसने 10 बार मेंस दिया है यूपीएससी उर्दू ऑप्शन लेकर के, उनको बुलाया जाएगा चेक करने के लिए क्या? या किसी सीनियर प्रोफेसर को बुलाया जाएगा? ये तो कॉमन सी बात है, जनरल सी बात है। हर कोई कहेगा कि भाई किसी सीनियर प्रोफेसर को बुलाया जाएगा चेक करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि जो कोई 10 बार मेंस का इम्तहान दे दिया उनको बुलाया जाएगा कि भाई आपने 10 बार मेंस का इम्तहान दिया उर्दू ऑप्शन लेकर के, तो आइए आप जो है कॉपी चेक करिए। तो ऐसा नहीं होता है, जाहिर है, आप जानते हैं। आपको सीनियर से मदद मिलेगी। क्या मदद मिलेगी? जैसे अगर कोई स्टूडेंट एक बार मेंस का इम्तहान दिया तो उनको अंदाज़ा लग जाता है कि हमें मार्क्स कम क्यों आया, हमें कैसे लिखने की ज़रूरत है। इस तरह से आप गाइडलाइंस ले सकते हैं, अपने आंसर का करेक्शन भी करवा सकते हैं। ये भी है कि उनको आइडिया रहता है क्योंकि उसने कई बार मेंस का इम्तहान दिया है। ये सब हवाले से तो ठीक है, लेकिन जाहिर है कि जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आपको एक सीनियर टीचर देगा, प्रोफेसर होना भी ज़रूरी नहीं है। अगर कोई प्रोफेसर नहीं भी है मान लीजिए, और काफ़ी दिनों से वो गाइड कर रहा है, आप उनके वीडियोस या और भी कुछ देखे हैं, आपको लगा कि हाँ भाई टीचर के अंदर नॉलेज है, सलाहियत है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप उस टीचर को हायर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई टीचर ये करता है कि लेक्चर दे करके नोट्स दे देता है, तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने का है। स्टूडेंट्स को अच्छे से तैयार करना पड़ता है, जहाँ तक मेरी बात है, क्योंकि मैं अपने पेड क्लास के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जो मेरा तरीक़ा है, जो मतलब गाइडेंस का जो मेरा तरीक़ा है, जो स्ट्रेटजी है मेरी गाइडेंस की, जो हिकमत अमली है, उसके तहत मैं ये करता हूँ कि किसी भी टॉपिक पर पहले मेरा लेक्चर होता है। लेक्चर में शुरू से आखिर तक सारी बातें बताता हूँ, किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन मैं छोड़ता नहीं हूँ बताने के लिए। सारी बातें, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग मैं अपने लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ, बताता हूँ। उसके बाद फिर मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप लोगों का कोई सवाल है तो आप वो बताएं, कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप वो बताएं।
तो फिर मैं उसका जवाब देता हूँ आखिर में, क्लास के आखिर में। और फिर उसके बाद ये करता हूँ कि उनको एक सवाल देता हूँ। शुरू में तो आसान सवाल देता हूँ और फिर धीरे धीरे जो लेवल है सवाल का वो मैं बढ़ाता जाता हूँ और मुश्किल से मुश्किल सवाल देता जाता हूँ। जब 1 महीना हो जाता है तो उनको कोई भी सही सवाल नहीं देता हूँ, हमेशा ही मुश्किल सवाल देता हूँ लिखने के लिए। उसका जवाब आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो सारा कुछ मैं बताता हूँ कि आपको स्टार्टिंग क्या करनी है और फर्स्ट पैरा में क्या लिखना है, सेकंड पैरा में क्या लिखना है, थर्ड पैरा में क्या लिखना है, बॉडी कैसी होनी चाहिए आंसर की, अख्तामिया में क्या लिखना है, कंक्लूज़न को किस तरह से लिखना है, कौन सी बात लिखनी है, कौन सी बात नहीं लिखनी है, वो पूरी डिटेल में लिख करके नहीं बल्कि बोल करके बताता हूँ। अगर लिख करके दे दूँ तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो वो नोट्स बन जाएगा। तो वो सारी डिटेल मैं बता देता हूँ। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि आप इस सवाल के जवाब को लिखिए अच्छे से। और लिखने के लिए एक तो मैं बता दिया कि भाई कैसे लिखना है, दूसरा ये कि जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। पेड ग्रुप होता है व्हाट्सएप पर, तो ग्रुप में डाल देता हूँ तो उसको कैंडिडेट पढ़ते हैं। और इसके अलावा कोई नोट्स है या कोई किताब है कहीं पर तो वो सारा कुछ मैं उनको दे देता हूँ। अगर कोई मेरा वीडियो है इस पर तो वो भी रेकमेंड कर देता हूँ, वो भी शेयर कर देता हूँ। तो 3-4 सोर्सेज बता दिया और वहाँ से वो मुताला करके स्टडी करके उस ख़ास सवाल को जो मैं देता हूँ क्लास में उसको वो लिखते हैं। अगले दिन वो सवाल के जवाब को लिख करके PDF बनाकर ग्रुप में डाल देते हैं और ऊपर में अपना नाम भी लिख देते हैं ताकि पता चल सके ये कौन से साहब का है। नेक्स्ट क्लास में उसको मैं देखता हूँ, स्क्रीन शेयर होता ही है। जो भी उनका कोई आंसर खोला तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं 8-10 वो सारे के मोबाइल में वो आंसर नज़र आता है। तो मैं उसको पढ़ना शुरू करता हूँ, एक एक वर्ड पढ़ता हूँ कि कहीं इमले की गलती तो नहीं है, कहीं सेंटेंस तो वैसा नहीं हो रहा है, ग्रामर के अकॉर्डिंग है या नहीं। वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ और कौन सी बात पहले लिखने की है, कौन सी बात बाद में लिखने की है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं डाला गया है या कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन को इसमें शामिल किया गया है या नहीं, वो सारी डिटेल मैं देखता हूँ। और अगर उसमें जो भी कमी होती मैं उनको बताता हूँ और वो सुधार करता है। उनका पेपर और पेन हाथ में होता है, उनका आंसर खुला हुआ होता है और वहाँ पे वो सुधार करते जाते हैं, करेक्शन करते जाते हैं। तो ये तरीक़ा होता है मेरे गाइडेंस का और मैं समझता हूँ कि इससे फ़ायदा होता है स्टूडेंट को, क्योंकि अगर सिर्फ उनको आंसर लिख करके दे दिया जाए तो उसमें क्या मज़ा आएगा बताइए। आप खुद सोचें, क्या उनको जो राइटिंग स्किल में जो कमियां हैं तो वो तो सुधार नहीं होगा ना। राइटिंग स्किल की जो कमियां हैं वो तो उनका सुधार नहीं होगा। वो तो तभी सुधार होगा ना कि जब वो बार बार आंसर को लिखेगा, अलग अलग सवाल के जवाब को लिख करके करेक्शन करवाएंगे और उनको धीरे धीरे फिर सुधार होगा, फिर वो अच्छा जवाब लिखने लग जाता है। तो कुछ ही दिनों में ऐसा होता है कि 15 दिन या कि हफ्ते दिन में जो है डेवलपमेंट आना शुरू होता है और धीरे धीरे 1 महीने 1.5 महीने में वही कैंडिडेट जो कि कुछ नहीं जान रहा होता है शुरू में, बाद में बहुत अच्छे से जवाब लिखने सीख जाता है। तो वो जो चीज़ है वो आपका अपना होगा। वो आपका अपना कैसे होगा? जब आप बार बार आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब इम्तहान में आप जाएंगे तो वहाँ पे जैसा भी सवाल पूछे आपको नॉलेज रहेगा, जानकारी रहेगी, तो उस सवाल को आप लिख लेंगे। राइटिंग स्किल डेवलप्ड रहेगा तो उस सवाल के जवाब को आप लिख लेंगे। और यूपीएससी में आप जानती हैं कि सवाल रिपीट नहीं होता है, सवाल रिपीट नहीं होता है। अगर रिपीट करना भी होता है तो ज़रा सा तब्दील करके वो रिपीट करता है, एज इट इज़ नहीं पूछ देता है। तो ऐसे में दिक्कत ऐसे स्टूडेंट्स को हो जाती है कि जो कि नोट्स से पढ़ करके आते हैं, उनके दिमाग में नोट्स चल रहा होता है, सवाल कुछ भी पूछे, कैसा भी पूछे और लिखेगा वही जो कि नोट्स है उनके पास। इसकी वजह ये होती है कि वो नोट्स से बाहर कुछ देखते नहीं हैं, नोट्स से बाहर उनकी दुनिया नहीं होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मार्क्स कम आ जाता है
फिर वो टीचर को ब्लेम करने लगते हैं कि भाई हम फलां जगह गाइडेंस लिए, मार्क्स कम आया। तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों, इसलिए मैं ये करता हूँ कि यही एक दुख देता हूँ, यही एक परेशानी देता हूँ स्टूडेंट को कि मैं नोट्स नहीं देता हूँ, मैं उन्हीं से लिखवाता हूँ। और बार कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाता है कि वो खुद ही अपना नोट्स बना के अपने पास रख लेते हैं और उनके अंदर बहुत अच्छा सुधार आ जाता है। और इसका असर और भी जगह पे होता है कि जो एक कंपलसरी पेपर होता है उसमें भी लोग उर्दू ही रखते हैं, उर्दू ऑप्शन वाले, तो वहाँ भी उनको बड़ी आसानी होती है। और इसके अलावा किसी बात को एक्सप्लेन करने का जो तरीक़ा है उसमें सुधार आता है उनको। जीएस से भी मदद मिलती है यहाँ पे और यहाँ से भी मदद मिलती है जीएस में। तो नोट्स अगर बना बनाया हो तो उसमें क्या मज़ा आ जाएगा। आपको कोई जानकारी नहीं होगी, बस उतनी भर ही आपकी दुनिया है। और सवाल आप देख रहे हैं कि ऊट पटांग पूछता है। ऊट पटांग का मतलब हुआ कि डिफ़िकल्ट करके सवाल पूछता है, टफ सवाल पूछता है और इस तरह से सवाल बनाता है कि आपका नोट्स जो है ना धरा का धरा रह जाएगा। ये आप जान लें, आप कितना भी नोट्स बना लें और आप जब इम्तहान देने जाएंगे तो नोट्स सवाल उसी में से आएगा, आपके नोट्स में से ही आएगा, लेकिन सवाल जो वो पूछेगा तो वो पूछने का तरीक़ा ऐसा होगा कि अगर आपने नोट्स की बात एज इट इज़ रख दिया तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम मार्क्स आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे में फ़ेल हो रहे हैं और होते हैं फ़ेल। उर्दू में उनको कम मार्क्स आता है उर्दू ऑप्शनल में, वजह इसकी ये है कि वो नोट्स से लिख देते हैं, वो किसी किताब से छाप देते हैं। बाज़ तो सुम्बुल निगार की किताब से ही छाप देते हैं, जबकि मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि सुम्बुल निगार की जो किताब है वो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। क्या आप हैं 12वीं क्लास के स्टूडेंट? बेसिक और बुनियादी इंफॉर्मेशन के लिए आप उस किताब से कंसल्ट कर सकते हैं, उस किताब को पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि आप 12वीं क्लास की किताब को उठा के ले जाएं और यूपीएससी में जाके लिख दें, तो क्या मार्क्स आएगा, कैसे मार्क्स देगा, क्यों मार्क्स देगा? जो प्रोफेसर चेक करते हैं क्वेश्चन, तो प्रोफेसर तो वैसे नहीं बन जाते हैं, घास छील करके तो नहीं बन गए। जाहिर सी बात है कि वो पूरे लिटरेचर को, उर्दू लिटरेचर को तबीयत से खंगाला है। कई किताबें, सैकड़ों हज़ारों किताबें पढ़ चुका है वो। उनको मालूम नहीं है कि एहतशाम हुसैनी किताब में क्या लिखा हुआ है और जो है मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की किताब में क्या लिखा हुआ है, किस पेज में क्या लिखा है वो भी मालूम है, सब मालूम है ना। आप जहाँ से लिखेंगे उनको पता लग जाएगा कि भाई ये फलां जगह से टेप दिया है, फलां जगह से छाप दिया है और इन्होंने खुद से नहीं लिखा है। क्वेश्चन पेपर पर लिखा रहता है, आप जानते ही होंगे कि आप अपनी ही ज़बान में आप जवाब लिखें। क्यों लिखा रहता है? ये थोड़ी लिखा रहता है आप किताब की ज़बान में लिख दें या नोट्स की ज़बान में लिख दें। इसलिए मैं किसी भी स्टूडेंट को कोई नोट्स नहीं देता हूँ और उनको मैं सुधार करता हूँ कि ज़्यादा बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा जवाब लिखें। तो ये है मेरा तरीका गाइड करने का यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स को। और क्लास 1 तारीख से स्टार्ट है, जैसा मैंने बताया आपको। फ़ीस के बारे में भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। फ़ीस मेरा उतना ही है, मैं कहीं बढ़ाया नहीं हूँ फ़ीस और बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है अभी। 10,000 फ़ीस है दोनों पेपर का, एक पेपर का 5,000, दूसरे पेपर का भी 5,000, तो टोटल कोर्स 10,000 का है। और इसके अलावा ड्यूरेशन भी पूछने लगते हैं लोग, कितना टाइम लगेगा। बाज़ लोग 2 ही महीने में पूरा कर देते हैं, लेकिन मैं इतना काबिल इंसान नहीं हूँ कि 2 ही महीने में दोनों पेपर पढ़ा दूँ। ठीक है, मुझे 4 महीने लग जाते हैं, मतलब 3 महीना लगता है और आखिर का जो 1 महीना होता है उसमें थोड़ा टेस्ट वूस्ट लेना पड़ता है। 2-3 टेस्ट लेता हूँ, क्वेश्चन बना के देता हूँ, इम्तहान लेता हूँ, मॉक इम्तहान लेता हूँ, किसने कैसा परफॉर्म किया। तो 3.5 महीना मान के चलिए, 3.5 महीना दोनों पेपर मिला के 3.5 महीना लगेगा। और आखिर के 15 दिन में मैं मॉक इम्तहान लेता हूँ। 3 इम्तहान होता है, फर्स्ट पेपर का अलग, सेकंड पेपर का अलग, 2 हो गए और एक जो है मिक्स करके कंबाइंड होता है, तो कंबाइन करके भी ले लेता हूँ। हालांकि इम्तहान जो आपका यूपीएससी का होगा तो उसमें कंबाइन करके नहीं लेता है, अलग अलग पेपर का लेता है, लेकिन मैं यहाँ मिक्स करके एक ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा उनका जो है दोनों पेपर को एक साथ करने का, तैयार करने की सलाहियत उसमें बेदार हो जाए, लिखने की सलाहियत हो जाए।
क्योंकि यूपीएससी में कई बार ऐसा होता है कि दोनों पेपर एक ही दिन हो जाता है। तो एक पेपर देकर आप निकलेंगे तो जो बीच में एक घंटा 2 घंटा मिलता है तो उसमें कहाँ से सेकेंड पेपर भी तैयार कर लेगा। इसलिए कंबाइन लेता हूँ और बाकी अलग अलग पेपर का 2 लेता हूँ, तो उसमें 15 दिन चले जाते हैं। तो 3.5 महीने या 4 महीने मान ही लीजिए कि टेस्ट वगैरह सब ले करके, तो 4 महीने का कोर्स होता है। वजह इसकी ये है, एक पेपर में मैं 2 महीने इसलिए लगा देता हूँ कि कई बार स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो हमें 1.5 घंटा बैठना पड़ता है, और क्लास मेरी हर रोज़ होती है। जिस दिन मुझे काम होता है उस दिन मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आज मुझे काम है तो ये क्लास दूसरे दिन होगी, नहीं तो हर रोज़ क्लास होती है। सैटरडे संडे को भी मैं क्लास लेता हूँ। अगर काम है तो मंडे को भी नहीं लूँगा और ट्यूसडे को भी नहीं लूँगा। जिस दिन काम होता है तो ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ आज क्लास नहीं है, बाकी हर रोज़ क्लास होती है। तो यही तरीका है दोस्तों, और ये सारी बातें मैं समझता हूँ बता दिया हूँ। और मैं कुछ बता दूँ कि स्टूडेंट्स का एडमिशन जो होता है वो 10 ही का होता है, यानी एक बैच में 10 ही स्टूडेंट होगा, 10 से ज़्यादा नहीं होगा। वजह इसकी ये है कि मुझे लेक्चर में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 500 स्टूडेंट भी रहे तो वहाँ लेक्चर ही देना है तो लेक्चर दे दिया, लेकिन अगले दिन जो थ्योरी क्लास होती है, प्रैक्टिकल क्लास होता है, थ्योरी होती है। थ्योरी है तो थ्योरी मतलब लेक्चर दे दिया, वो थ्योरी हो गई। कोई ये साइंस का सब्जेक्ट तो है नहीं। प्रैक्टिकल क्लास वो होती है कि जिसमें हम आंसर चेक करते हैं, सारे स्टूडेंट्स का आंसर चेक करना होता है। तो आंसर चेक करने में टाइम लगता है, किसी ने कुछ गलत किया तो फिर उसको जैसे बताना पड़ता है, कोई अगर रेफरेंस हवाला देना होता है तो वो भी देना होता है, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो जब आंसर करेक्शन का होता है, आंसर करेक्शन की क्लास होती है, तो वो क्लास 1.5 घंटे चलती है। अगर 8-10 स्टूडेंट है तो पूरे 1.5 घंटे, बल्कि कई बार उससे ज़्यादा भी लग जाता है, क्योंकि सबों के आंसर को देखना है। अगर सबों के आंसर, सबों ने पैसे दिया है, सबों ने इस उम्मीद से आया है कि हमारा सुधार हो, तो अगर किसी स्टूडेंट के आंसर को मैं ना चेक करूं तो ये है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो मुझे सबों के आंसर को चेक करना होता है, तो इसलिए हमें 1.5 घंटा लग जाता है, बल्कि कई बार उससे भी ज़्यादा लगता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर 10 स्टूडेंट हैं तो सारे एक दूसरे के आंसर को देखते हैं। एक स्टूडेंट के आंसर को देखा, उसमें जो भी कमियां निकली तो दूसरे स्टूडेंट ने देख लिया कि अच्छा इस तरह की गलतियां नहीं करनी। फिर दूसरे में जो भी अच्छाइयाँ निकली कि भाई जो कोई अच्छे से लिखता है किसी भी बात को, तो मैं वहाँ पे बोलता भी हूँ कि इस बात को उन्होंने ज़्यादा अच्छे से लिखा है, इसका इब्तदाइया अच्छा है, इसका इख्तितामिया अच्छा है, इसने फ़लाँ चीज़ को यहाँ कोट किया है तो ज़्यादा सही है, इन्होंने फ़लाँ शायर के शेर को नहीं लिखा है तो लिखना ज़रूरी है। इस तरह से 10 लोगों का करेक्शन होता है, तो ख़ुद भी स्टूडेंट को लगने लग जाता है कि हाँ भाई हमें अपना आंसर कैसे लिखना है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं करेक्शन करूँ सिर्फ उसी से सीखते हैं। जैसे मैं आपकी कॉपी करेक्शन कर रहा हूँ तो वहीं आप सिर्फ सीख रहे हैं, जब हम दूसरी कॉपी को देख रहे होते हैं तो वहाँ से भी आपको सीखने मिलता है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अब कुछ भी नहीं रहा है बताने के लिए, और मैं आपको आखिर में कंक्लूड कर दूँ कि 10,000 फीस है टोटल कोर्स का, दोनों पेपर का, और 1 तारीख से, अगले महीने की 1 तारीख से पेपर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। पेपर फर्स्ट सबसे पहले होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 10,000 एक बार दे दें, आप पेपर फर्स्ट पढ़ें पहले, तो पेपर फर्स्ट की फ़ीस आपको देनी है 5,000। और लड़कियों के लिए ये है कि मैं हमेशा से थोड़ा सा रियायत दे रखा था, फिर कोई बात हुई, मुझे गुस्सा आ गया था, तो मैंने सोचा कि इन लोगों को भी जो है, फीमेल एस्पिरेंट्स को भी कोई रियायत देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दे देना चाहिए, हमेशा से देते आया हूँ। 500 रुपये की रियायत देते आया हूँ, दोनों पेपर में 500 का। तो मेल पर्सन की फ़ीस 5,000 है, और फीमेल की मैंने वही 4500 ही रखा है पेपर फर्स्ट के लिए। और सेकंड पेपर के लिए भी ऐसा ही है कि मेल पर्सन का 5,000 और फीमेल पर्सन का 4500, यानी 4500। ठीक है दोस्तों, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारे पास आके पढ़ रहे हैं, मैं तो छोड़ ही दिया था। मैं तो पढ़ाना वैसा, आप देख ही रहे हैं कि स्टूडेंट्स लोग ही कहने लग गए कि भाई आप पढ़ाइए, हमें पढ़ना है, क्लास लेने, हमें क्लास चाहिए।
इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाज़ लोग ये समझते हैं कि दूसरे टीचर्स भी कई बार वीडियो सुन रहे होते हैं तो उनको लगता है कि हाँ भाई मैं पढ़ाने लग गया या कि मैं जो हूँ मार्केट डाउन कर रहा हूँ लोगों का। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं यहाँ पे जो हूँ ज़बरदस्ती लोगों को पढ़ाऊँ। आप लोग अगर दिलचस्पी लेते हैं, आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ भाई हमारे पास ज्वाइन करना चाहिए तो फिर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरी ये गारंटी है कि आई विल प्रोवाइड यू दी बेस्ट गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूँगा आपको। जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सबों से अच्छा मैं आपको गाइड करूँगा। ये मेरा घमंड नहीं, मेरा यकीन और एतमाद है। तो आप जो भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरी बुराई भी बोल देंगे, मेरे ख़िलाफ़ बोल देंगे आपको, क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पे चलता हूँ ना। जब इंसान हक़ पर होता है और सच्चाई के रास्ते पे चल रहा होता है तो उनके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके मुखालिफ बहुत ज़्यादा होते हैं। आप तो जानते हैं कि जब मुखालफत शुरू होती है तो आप समझ जाइएगा आप तरक्की कर रहे हैं। जब आप तरक्की नहीं करेंगे तो कोई मुखालफत नहीं होगी। क्या ज़रूरत है किसी को कि आपका मुखालिफ बन जाए, नहीं बनेगा। इसलिए दोस्तों मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे पास आके ज्वाइन कर लीजिए। अपनी ख्वाहिश और अपनी दिलचस्पी से और ख़ुद से अगर आप हमारे पास ज्वाइन करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि मैं आपको दी बेस्ट गाइडेंस दूँगा, दी बेस्ट गाइडेंस। और आप देख लीजिएगा इम्तहान में रिज़ल्ट ही बता देगा आपको। लेकिन जैसा मैं कहूँगा लिखने के लिए वैसे लिखना होगा। ये नहीं किसी नोट से लिख दिए और किसी किताब से लिख दिए, फिर ऐसे में हम कोई गारंटी नहीं लेंगे। जैसा मैं कहूँगा आपको आंसर लिखने के लिए, आप अगर वैसे लिखेंगे आंसर तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, दूसरे स्टूडेंट से भी अच्छा मार्क्स आएगा। और आप देख लीजिएगा रिज़ल्ट आपका। मैं सिर्फ उर्दू ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि उर्दू ऑप्शन में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा अगर मेरे अकॉर्डिंग आप आंसर को लिखेंगे तो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप जीएस में कम मार्क्स लेकर के आ जाएंगे और कह देंगे कि हाँ भाई मेन से नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं। सिर्फ मैं उर्दू ऑप्शन की गारंटी लूँगा कि उसमें आपको बहुत अच्छा मार्क्स मैं ला के दूँगा आपको, अगर आप फॉलो करेंगे मेरे तरीक़े को कि किस तरीक़े से हम आपको जवाब लिखने के लिए कह रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।